एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बिग एक्सक्लूसिव की शुरुआत एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रशासन की लापरवाही की खबर के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने, अथॉरिटी ने कसम खा ली है कि वो सुधरेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार पिछले एक महीने में चौथी मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली में मौत हुई, नोएडा में मौत हुई, यानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक लापरवाही हो रही है। लेकिन इस बार प्रशासन की लापरवाही का शिकार एक 3 साल का बच्चा हुआ है, जिसका नाम देवांश बताया जा रहा है। नोएडा में जगह जगह मौत के गड्ढे बने हुए हैं। उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है और इन पानी में डूबने से या तो लोगों की जान जा रही है या फिर हादसे का शिकार होते हैं या किसी तरह लोग खुद ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, उसके बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। आखिर क्यों लगातार ग्रेटर नोएडा प्रशासन लापरवाह बना हुआ है? इस बेपरवाही के चलते आगे कितनी जानें जाएंगी? आज सबसे पहले यह सवाल प्रशासन से होगा। दूसरी खबर भी लापरवाही की ही आपको दिखाएंगे। ये लापरवाही मध्य प्रदेश के धार में हुई है। ये लापरवाही महिलाओं की जान से सरेआम खिलवाड़ दिखा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में कुछ घंटों में 175 महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। ये तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ऑपरेशन के बाद महिलाओं को अस्पताल के बाहर गद्दा बिछाकर लेटा दिया गया। खुली धूप में, खुले मैदान में, धूल मिट्टी के बीच महिलाओं को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगर किसी महिला की जान पर बनाती कोई गंभीर हालत में हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन अब जल्दबाजी में यह कह रहा है कि ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब रिपब्लिक भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जाकर नींद टूटी है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि नींद टूटने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें और बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? कौन है वो लोग जो सरेआम महिलाओं की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रशासन, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठा है? 2 लापरवाही की खबरें आपको दिखाएंगे और तीसरी खबर होगी पाकिस्तान की खस्ता होती हालत की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले का भारत ने उसके बाद साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना होगा और इस दिशा में भारत अब बड़े कदम भी उठा रहा है। दरअसल अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उससे पाकिस्तान बौखला गया है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि अब भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और अलग अलग मंचों से ये बात लगातार हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता कहते रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं। यानी पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़े कदम उठा लिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा प्रशासन की लापरवाही की। आजकल कभी नाले में गिरकर किसी की मौत हो जाती है तो कभी गड्ढे में, मगर फिर भी प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। अब ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां आज एक 3 साल के बच्चे की गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दरअसल 3 साल के देवांश के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। खेलते खेलते बच्चा यानी देवांश 3 साल का बच्चा गड्ढे में गिर गया। लंबे समय से यह गड्ढा खुला पड़ा था। लोगों का कहना है कि इसको लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन वही कार्रवाई कुछ नहीं हुई। बारिश के बाद गड्ढे में पानी भरा हुआ था। अथॉरिटी से इसकी शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। शिकायत तो छोड़िए, पिछले एक महीने में जो लगातार लापरवाही के चलते जाने जा रही हैं, उसके बाद भी कहीं कहीं खानापूर्ति के लिए बैरिकेड्स कर दिए गए हैं तो कहीं पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। लेकिन जिन जगहों पर असल में ध्यान दिया जाना चाहिए, वहां पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है? शिकायत के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा है? आखिर कब सबक लेंगे, यह सवाल उठ रहा है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा का प्रशासन इस लापरवाही के बाद, लोगों की जान जाने के बाद कब सबक लेगा और कब जाकर इन गड्ढों को भरा जाएगा? क्या अभी और मौतों का इंतजार किया जा रहा है कि और लोगों की जान जाए, उसके बाद कदम उठाए जाएंगे? लोग इतने पैसे खर्च करके ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या है? लोगों की जान चली जाती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत और उसके बाद तमाम उठे सवाल, लेकिन उस सवालों से सबक नहीं लिया गया। अब ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में एक 3 साल के बच्चे की जान चली गई एक गड्ढे में डूबकर। हम उसी गांव में मौजूद हैं, उसी जगह पर ये मंदिर है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा था महाशिवरात्रि, और ये मंदिर है। इस तरफ मंदिर से रास्ता अगर जाता है तो ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं ठीक इसके पीछे, इन सीढ़ियों से, अभिषेक इन सीढ़ियों को दिखाइए पहले, इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो बच्चा खेलते खेलते नीचे
उतरता है और भंडारे का आयोजन था, जो कि लोग व्यस्त थे महाशिवरात्रि के मौके पर। उसी दौरान वो बच्चा, 3 साल का मासूम बच्चा, इसी गड्ढे में, जो कि आपको दिखेगा कि ये ज्यादा गहरा है या पानी है ये पता नहीं चलता, क्योंकि ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन इसी गड्ढे में वो गिरकर डूब जाता है, उसकी जान चली जाती है। फिर बच्चे की खोजबीन होती है, उसके बाद पता चलता है कि बच्चा यहाँ डूब गया। और उसके बाद से सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हमने शिकायत की थी कि इस जो गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसकी तारबंदी की जाए और तारबंदी के बाद इसे सुरक्षित किया जाए। लेकिन ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई इस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और वो 3 साल का बच्चा एक बार फिर से प्राधिकरण की लापरवाही का शिकार हो गया। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत की थी। आपने शिकायत की थी, आप लोगों ने? शिकायत की थी हमने 4 फरवरी 2026 में। अच्छा, एक बार दिखाइए। ये देखिए वो शिकायत पत्र है जो साफ तौर पर इसमें सेवा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर सीईओ, विषय सड़क किनारे अत्यंत गहरे जलजमाव के कारण उत्पन्न जानलेवा स्थिति, स्पष्ट संदर्भ में तत्काल कार्रवाई कराए जाने हेतु इसमें पानी निकासी के लिए सीसी नाली का कार्य कराया जाए, इस गड्ढे में मिट्टी डाली का कार्य कराया जाए। ये सारे आप रिसीविंग भी है, ये रिसीविंग भी है आप प्राधिकरण की है। प्राधिकरण यानी प्राधिकरण ने रिसीव किया शिकायत को जनवरी महीने में, 4 जनवरी को इस शिकायत की थी। इस प्रकार की हम जैसे विकास की भी, गांव के विकास के लिए कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, रास्ते नहीं है, ये है, तो हम समस्या बताते हैं। तो ये 2024 की है, 2024 की, 2025 की, तो इन्हें भी डस्टबिन में ऐसे डाल देता। कोई प्रतिनिधि ऐसा सुनता नहीं है जो गांव की समस्याओं को सुने। पहले पंचायत चुनाव होते थे यहाँ पर, नहीं तो कोई प्रतिनिधि, न शासन प्रशासन ऐसे नहीं है कि जो गांव की समस्या। हादसे के बाद प्राधिकरण के अधिकारी क्या कह रहे हैं? प्राधिकरण के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग रहे हैं कि ये हमारी जमीन नहीं है, जबकि एसडीएम और डीएम साहब ने ये माना कि ये ग्राम समाज जमीन है और पशुचर की जमीन है। यहाँ 25 बीघे का रकबा है। ये किसी कोई निजी जमीन नहीं, किसान की जमीन नहीं है। ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट दावा कर रहा है, वो जो गलत है, झूठ है, वो झूठ है, एकदम सरासर झूठ है, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है और एसडीएम साहब ने माना है और डीएम साहिबा ने माना है। इस हादसे के बाद भी क्या प्राधिकरण के अधिकारी आए हैं कुछ बात करने के लिए? प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर मौके मुआवना किया नहीं गया, परिजनों से नहीं मिले हैं। और जबकि प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर आए, एसडीएम साहब, डीएम साहिबा आए, परिजनों की मांग है कि बच्चे के पिता को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नौकरी दिल जाए। आपका नाम? मेरा नाम अमित भाटी है, ग्राम विकास समिति मैं सचिव। शिकायतों के पुलिंदे को भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने डस्टबिन में डाल दिया, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये घटना हुई थी? हाँ, जब मैं मौजूद था। आप आइए, बताइए क्या हुआ? मैं लड़के के, मैं अपनी बच्ची का पिताजी हूँ। अच्छा, उस बच्चे के पिता हैं? पिता हूँ मैं। अच्छा। और वो मेरा देवता लगता है। तो मैं यहाँ ही पे था, यहाँ पर हवन हो रहा था, वो हवन पे साथ था। और मतलब जब वो देखा कि बच्चा नहीं है तो हमने हवन छोड़ के बच्चे को ढूंढना किया। जब ढूंढना किया कि इधर भी ढूंढा, ऐसे लगा कि पहले दिल्ली में जैसे चल रहा है कि बच्चे उठाए, तो ऐसा तो नहीं, कोई भीड़ में बच्चे को ले गए उठा के। हमने इधर भी ढूंढा, फिर पता लगा कि एक अभी कुछ दिन पहले 4 फरवरी को एक लड़की 3 वर्ष की 1.5 वर्ष की खत्म हो गई थी। हमने ऐसा लगा कि बच्चा खेलते हुए कभी इधर आ गो, हमने ये हटा के देखा तो बच्चा उधर मिला हमें। ये देखिए, इसी सीढ़ी से वो इसी सीढ़ी से आया है। और बच्चा हमें वहाँ पर मिला, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर, यानी कि ये बहुत गहरा है। गहरा है यहाँ पर, करीब ये 4 से 5 फुट गहरा है यहाँ पर। 4 से 5 फुट। हाँ, और आगे तो बहुत गहरा है। हमने बोला था कि देखने में किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि पानी है या क्या है। क्या है, देखने में नहीं आएगा पानी। हमने बोला भी इसे या तो भरवाओ या तारबंदी करवाओ इसकी। ये किसी की जमीन है? हाँ, ये सर कभी तो कहते हैं उसकी जमीन है। हमने तो जब भी सुना, हमने जन्म लिया जब से, ये गौचर के उसमें आती है, गौचर में आती है, ग्राम समाज की। ग्राम समाज में प्राधिकरण की शिकायत भी की गई थी कि तारबंदी की हमने शिकायत डाल रखी है। अमित भाटी भाई हमारे, उनने शिकायत भी डाल रखी है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, मंदिर है, कि यहाँ पर कभी कोई बच्चा गिर नहीं जा, तो वो कोई एक्शन। चिराग बुझ गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की जानलेवा लापरवाही के कारण। इससे पहले नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही से युवराज मेहता की मौत, इंजीनियर युवराज मेहता की मौत। अब एक 3 साल
तो 4 जनवरी को लेटर लिखा गया था, 16 जनवरी को युवराज की मौत होती है और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी आज एक बार फिर 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आता है, जिसके बाद मौत के गड्ढे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और आज सवाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हम एक बार फिर पूछ रहे हैं और बार बार पूछते रहेंगे अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो। नोएडा में मौत के कितने गड्ढे बने हुए हैं? किसकी लापरवाही ने देवांश और युवराज की जान ली है? शिकायत के बाद भी आखिर क्यों प्रशासन नहीं जागा है? युवराज की मौत से सबक क्यों नहीं लिया गया? लापरवाही की मौत कब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? क्या दिल्ली एनसीआर में गड्ढे भरे जाएंगे? और अगर भरे जाएंगे तो कौन और कब इन मौत के गड्ढों को भरेगा? सरकार की सख्ती का असर क्यों नहीं दिख रहा है? सरकार का साफ कहना है कि जहां पर भी इस तरह से गड्ढे खुदे हुए हैं, जहां पानी भरा हुआ है, वहां प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गड्ढों को भरा जाए या फिर उस जगह पर साफ सफाई कराई जाए। लेकिन कुछ जगहों पर काम करा के खाना पूर्ति कर ली गई है और ये सवाल लगातार प्रशासन से हम पूछते रहेंगे। लेकिन अगली खबर आपको भी लापरवाही से ही जुड़ी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक दिन में 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की खबर ने अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की पूरी पोल खोल कर रख दी है। इससे अधिकारियों के काम की वो कड़वी हकीकत भी सामने आ गई है जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में नसबंदी कांड हुआ है। क्या है नसबंदी कांड, ये आपको बताते हैं। धार के बाग में नसबंदी शिविर की शर्मनाक कांड सामने आया है। एक ही दिन में 175 ऑपरेशन कर दिए गए, 175 महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन कर दिए गए। आदिवासी महिलाओं के साथ शर्मनाक सलूक हुआ है। 2-2 मिनट में महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन किए गए हैं। ऑपरेशन के बाद महिलाएं दर्द से तड़पती रहीं, लेकिन महिलाओं को ऐसे ही सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। नसबंदी के बाद 175 महिलाओं को फर्श पर लेटाया गया। शिविर में पानी और बैठने की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। एक निजी डॉक्टर ने 175 नसबंदी के ऑपरेशन सिर्फ कुछ घंटों में ही कर दिए। शिविर के दौरान मौके से जिम्मेदार अधिकारी गायब नजर आए। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के धार से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, आप उस अस्पताल के बाहर मौजूद है जहां पर महिलाओं को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, जरा बात कीजिए उससे, क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस समय मैं हॉस्पिटल जो है इसके बाहर ही मौजूद हूँ। ये देखिए बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर 13 तारीख को नसबंदी होती है और उसमें 3 घंटे में 175 से ज़्यादा महिलाओं की नसबंदी करा दी जाती है। बीएमओ फिलहाल जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये नसबंदी किस दिन कराई थी जिसमें इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई? 13 तारीख को। कितनी महिलाओं की नसबंदी कराई? 175। और नियम क्या कहता है कितनी महिलाओं की नसबंदी होना चाहिए? गाइडलाइन तो 30 की है। 30 की है। तो क्यों इतनी ज़्यादा नसबंदी करा दी गई? ये तो अब क्यों कराई उस टाइप के प्रभारी बता पाएंगे, मैं तो था नहीं उस समय। लेकिन आप ये मानते हैं कि जिस तरह से महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया, इससे संक्रमण का या जान का खतरा बनता है? हाँ, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का डर रहता है, बाकी तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है और सभी सुरक्षित डिस्चार्ज हुई है। अभी तक किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं आई किसी में। अच्छा, देखिए बीएमओ कह रहे हैं कि अभी संक्रमण की बात नहीं आई है, लेकिन मैं आपको वो स्पॉट दिखाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये खुला जो परिसर है, इसी परिसर में यहाँ पर फर्श पे महिलाओं को लिटा दिया गया था नसबंदी के बाद। खुद बीएमओ कह रहे हैं कि एक दिन में 30 नसबंदी मैक्सिमम कराई जा सकती है, लेकिन 175 नसबंदी करा दी गई 3 घंटे में, यानी कि 2 मिनट में एक नसबंदी करा दी जाती है। और महिलाओं को उनके हाल पर इस जो कैंपस है, ये जो हॉस्पिटल का यहाँ परिसर है, यहाँ पर खुले में उन्हें लिटा दिया जाता है। ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है, ना यहाँ पर उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होती है और महिला यहाँ पर कई घंटों तक रहती हैं, जिससे खुद स्वास्थ्य विभाग मान रहा है कि ऐसे में संक्रमण का खतरा रहता है। और ये क्यों कराया गया, इतनी ज्यादा नसबंदी क्यों कराई गई, इसको लेकर हम कुछ और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये मिशन परिवार विकास का आप ये बोर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसमें पुरुष अगर नसबंदी कराता है तो सरकार हितग्राही को 3000 रुपए देती है, महिला नसबंदी कराती है तो 2000, और प्रेरक जो है उसमें पुरुष जो होता है उसे 400 रुपए और महिला को लेके आने वाले को 300 रुपए। प्रेरक मतलब जो नसबंदी के लिए प्रोत्साहित करे लोगों को, तो वो कोई भी हो सकता है, स्थानीय व्यक्ति भी हो सकता है, आशा कार्यकर्ता भी हो सकती है। तो क्या हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये जो 300 और 400 रुपए हैं जो प्रेरक को मिलते हैं, इस वजह से 30 से ज्यादा महिलाओं को
दिन में बुला लिया गया, 175 महिलाओं की एक साथ नसबंदी कर दी गई। बड़वानी से प्राइवेट सर्जन को बुलाया गया और उस सर्जन ने 2 मिनट में एक नसबंदी कर दी। ठीक है सत्यजीत, और जब आप वहां बीएलओ से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अभी तक कोई संक्रमण या इन्फेक्शन की बात सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि क्या ये इंतजार किया जा रहा था, कोई संक्रमण हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके बाद कदम उठाया जाए। अब देखना ये इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में जानलेवा नसबंदी के चलते कई लोगों की हालत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर महिलाओं की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया और इसके पीछे लापरवाही किसकी है। एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी, सिस्टम की रफ्तार या फिर लापरवाही, परिवार नियोजन या टारगेट कंप्लीशन मिशन। 2 मिनट में मैगी बनती है, ये आपने सुना होगा, लेकिन क्या 2 मिनट में नसबंदी भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के धार जिले से आई हैं, जिसने सिस्टम के अमानवीय चेहरे को सबके सामने खुलकर ला दिया है। धार जिले में परिवार कल्याण शिविर में जो हुआ वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी की गई, मतलब हर महिला का सिर्फ 2 मिनट में ऑपरेशन। क्या 2 मिनट में ऑपरेशन सुरक्षित हो सकता है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का खेल था? डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर, ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद दर्द से तड़पती महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। न पीने का पानी, न आराम की कोई व्यवस्था और न ही कोई पोस्ट ऑपरेशन केयर। क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी भी अभी खत्म हो गया, 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी भी नहीं है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन सवाल है क्या सिर्फ नोटिस से जवाबदेही तय हो जाएगी? थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता, क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है। परिवार नियोजन जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर अमानवीयता जायज है? धार की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां टारगेट पूरा करना इंसानियत से बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान पर अब पक्का प्रहार होगा। प्रचंड गर्मी में प्यासा मरेगा मुनीर का मुल्क। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। रावी का पानी अब सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। भारत ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा और पिछले साल अप्रैल के महीने के बाद यह ऐलान कर दिया गया था कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको लेकर बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कदम उठाया जा रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन आखिर पाकिस्तान, भारत ने कैसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है, क्या कहा जा रहा है और कैसे पाकिस्तान में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ये आपको बताते हैं। पाक जाने वाले अतिरिक्त पानी पर अब रोक लगेगी। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने यह दावा किया है कि ट्रीटी के अनुसार रावी पूरी तरह से भारत की, यानी रावी नदी का पानी सिर्फ और सिर्फ भारत का है। भारत के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। स्टोरेज की कमी से अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था और अब बैराज और अन्य प्रोजेक्ट से इसे रोका जाएगा। पाकिस्तान को कोई भी अतिरिक्त पानी भारत से नहीं मिलेगा। समय पर पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट का काम। पाकिस्तान जाने वाले पानी को अब मोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर उस पानी को मोड़ा जाएगा। सांबा, कठुआ के 32,000 हेक्टेयर भूमि को इससे लाभ मिलेगा और सिंचाई के लिए भी 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। पंजाब में 5,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को इस पानी से, जो अभी तक पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी से लाभ मिलने वाला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। गोली का जवाब गोली से, आतंक का जवाब कार्रवाई से और अब पानी का जवाब रोक से। रावी नदी का वो पानी जो सालों से पाकिस्तान जा रहा था अब बंद होगा।
सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन स्टोरेज की कमी से पाकिस्तान को फायदा मिल रहा था। लेकिन अब खेल बदलेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पानी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी जो अब तक पाकिस्तान को मिल रहा था, अब पूरी तरह रोका जाएगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन जल भंडारण की कमी के कारण अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था। अब भारत ने स्टोरेज और डायवर्जन की पूरी तैयारी कर ली है। जो एक्सेस पानी पाकिस्तान जाता था सर, वो रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसको तो रुकना ही रुकना है। सरकार की प्लानिंग साफ है। पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर मोड़ा जाएगा। सांबा और कठुआ के सूखा प्रभावित इलाकों की 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। वहीं पंजाब में भी 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को इसका फायदा होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बरकरार है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत का संदेश साफ है। अब अपने हिस्से का पानी पूरी तरह अपने खेतों के लिए ही होगा। मार्च 2026 की डेडलाइन तय है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस वाटर प्रहार पर कैसे संभल पाएगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रावी का रुख बदलेगा और बदल जाएगी रणनीति की तस्वीर। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने ही मंत्री से बात की है और उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जो पानी भारत का था, जो मिलता था, उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बैराज बनाए जा रहे हैं और भी बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या अपडेट? देखिए, 45 दिन से कम का समय अब रह गया है। जो पाकिस्तान को अतिरिक्त जाने वाला पानी, जो तकरीबन 1200 क्यूसेक पानी है, वो रुक जाएगा। और ये पानी जो है अब जम्मू कश्मीर के लिए इसका इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर के पानी का इस्तेमाल, जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लिए होगा। शाहपुर कंडी डैम पूरी तरह से तैयार है। ना सिर्फ पानी मिलेगा, 32,000 एकड़ ज़मीन जो सांबा और कठुआ के किसान जिसे हमेशा से बंजर ज़मीन मानते थे, उसमें एक बार फिर से खेती होगी। बल्कि 206 मेगावाट बिजली भी होगी, जिसका 20% जम्मू कश्मीर में आएगा। यानी कि हर तरह से फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों, पंजाब के नागरिकों, देश के नागरिकों को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो रावी नदी से लगातार जो अतिरिक्त पानी था वो लेकर उसका इस्तेमाल करता था अपने कामकाजों के लिए, उससे जो है बेहद मुश्किल होंगी। और एक ऐसे समय में हो रहा है जब गर्मियां जो हैं आ जाएंगी, क्योंकि मार्च में माना जा रहा है कि 31 मार्च तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो कि गर्मी के पीक महीने रहते हैं, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत यहाँ से होने वाली है। उसके अलावा भी चुनाव पर भी भारत ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान को पानी अब भारत अपनी मर्जी से देगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद देगा। तो पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक जिसे कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ रावी से भी पानी कम जाएगा और चिनाब पे भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद गुरसिमरन आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत अपनी मर्जी से पाकिस्तान को पानी छोड़ेगा, और अगर भारत को लगता है कि वो पानी भारत के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो वो हमने पहले ही तैयारी कर ली है कि वो पानी सिर्फ भारत को मिल रहा है। अब पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों में भारत से बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा।